तो यहाँ तक बेटा देखो जो भी लिखा है, वो वही चीज़ है जो हम आपको लगातार पढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, फिर भी जेईई एडवांस वाले वो हर चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। उन्होंने बोला मान लो बच्चे को नहीं पता कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मान लो बच्चे को ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का सिंबल नहीं पता है, तो उन्होंने बोला नहीं भाई यही वाला जो तुम्हें पता है तुम्हें वही लेना है। वो एक लाइन एक एक्स्ट्रा लाइन से क्लिक हो सकता था, जो कि ऑब्वियस सी बात है कोई किताब वाला नहीं लिखता। ये थोड़ी ना कोई लिखेगा 1 और रूट 3 के कॉम्बिनेशन में तुम ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर हमेशा देखो तुम्हारा काम हो जाए। ये कोई नहीं लिखने वाला, किताब वाला लगाता भी नहीं है और ना कोई पढ़ाता है। वो कौन पढ़ाएगा, वो तुम्हें मैं ही पढ़ाऊंगा। और हाइपरबोला में 2a को हम लोग क्या बोलते हैं, 2a को बेसिकली लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। अच्छा बेटा एक बात आपको और ध्यान होनी चाहिए, कभी भी इसका कोई भी सवाल आता है और अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट अगर तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो उस केस में सबसे बेहतर टेक्निक होती है। Hello, Bachcha Party. So once again, a very very warm welcome to all of you, and I hope that you guys are doing absolutely fantastic. और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बेटा आज के इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आखिरी और लेक्चर नंबर 4 में। तो बच्चों ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कर चुके हैं और जैसा कि आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में आपने देखा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अप्रोच करने का सही तरीका मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी, वो थॉट प्रोसेस मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी, जिसकी एब्सेंस की वजह से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल देखते ही डर लगता था। और बेटा मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ, जिन बच्चों ने मेरा तीनों का तीनों लेक्चर अटेंड किया है, ठीक है ना, वो आप जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जिस लेवल पे पढ़ाया है, जिस डेप्थ के साथ पढ़ाया है, जो क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम थी, उनको आप भारत के किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन टीचर से आप कंपेयर कर लेना। आप जो आपका दोस्त कोटा में पढ़ता है, जो आपका कुछ दिल्ली हैदराबाद कहीं पे भी पढ़ता है, उसके नोट्स से एक बार आप मेरा नोट्स कंपेयर कर लेना। आपको मेरा नोट्स उन सारे नोट्स से कहीं पीछे नहीं दिखेगा। मैं देखो मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं बोलूंगा कि नहीं सबसे इंडिया में तुम कोई भी बच्चे का नोट्स उठा लाओ, उसके नोट्स से मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का नोट्स हमेशा तुम्हें 21 दिखेगा। बट मैं ये बात बेटा पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि मेरा नोट्स तुम्हारे दोस्त के नोट्स से 19 किसी कीमत पे नहीं दिखेगा। समझे ना? ये मैं किस विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिस लेवल पे और जिस डेप्थ के साथ इस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं और इतने मुश्किल टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं, और खासकर इसमें बहुत बड़ा योगदान तो बच्चों का है, क्योंकि बच्चों ने अपना वो प्यार, वो कमिटमेंट और वो जो क्यूरियोसिटी थी चीज़ों को सीखने की, उसको बच्चों ने बनाए रखा। तो कहीं न कहीं मेरा मोटिवेशन भी एक लेवल पे मेंटेन रहा कि मैं उस लेवल पे चीज़ों को दे पाया, जो एक्चुअल में जेईई मेन और जेईई एडवांस के एग्ज़ाम को जस्टिफाई करती है। समझे ना? तो आप सभी लोगों का बच्चे बन सकें, तहे दिल से शुक्रिया और बहुत-बहुत स्वागत है आज इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 4 में। और चैनल को बेटा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, उन चीज़ों को मतलब भारत के 90% कोचिंग में 1 लाख रुपए देने के बाद भी टीचर उन लोगों को उन चीज़ों को उस लेवल पे नहीं पढ़ाता। और इसका प्रमाण आप लोगों को मिल जाएगा बहुत आसानी से, कभी भी अगर देखना चाहोगे तो। आज के क्लास की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर का वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक मैं मानता हूँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और ये ईजिएस्ट होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आज के करीब 3-4 साल पहले जब जेईई मेन का सिलेबस चेंज हुआ, तो उस सिलेबस में हमेशा लिखा होता था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, साफ-साफ लिखा होता था। तो जब जेईई मेन का सिलेबस 3-4 साल पहले चेंज हुआ, तो इस टॉपिक को हटा दिया गया। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करके आपको कहीं कुछ दिखता ही नहीं है। जबकि फैक्ट क्या है, सिलेबस चेंज होने के बाद से हर साल इसका क्वेश्चन आया ही आया है। हर साल छोड़ दो, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप 10 किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लोगे, मैं 2022-2023 की बात ही नहीं कर रहा हूं जब ये सिलेबस में था, उसके बाद से भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप रैंडम 10 क्वेश्चन उठा के देख लोगे, तो उन 10 में से बच्चे आपको 3 क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मिलने वाला है। और बात मैं एक ही बोलूंगा, जिस बच्चे ने मान लो अगर लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 ढंग से नहीं अटेंड किया है, सबसे पहली बात तो उसको अटेंड करना चाहिए ढंग से। सेकंड नंबर पे अगर नहीं भी अटेंड किया है, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज्यादा अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके बाद भी
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सवाल आप अच्छी तरीके से बेटा एग्जाम में लगा सकते हैं। थोड़ा सा आपको चीजों को केयरफुल होकर सुनना होगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर एक इक्वेशन आपका z क्यूब इज इक्वल टू 1 दिया है, अब एक क्यूबिक इक्वेशन है, z में क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन के हमेशा 3 रूट्स पॉसिबल होते हैं, रियल इमेजिनरी मिला के। अब मान लो इसके तीनों के तीनों रूट्स को हमें निकालना था, और बाय द वे इस इक्वेशन के जो 3 रूट्स हैं, उन्हीं 3 रूट्स को बेटा हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और मतलब यहां से समझ में आना चाहिए, मतलब यहां से क्या समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि जो z की वैल्यू है बच्चा वो 1 की पावर 1/3 के बराबर है। अब 1 की पावर 1/3 आप बोलोगे सर 1 के बराबर होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट इफेक्टिवली z की पावर अगर 1 की पावर 1/3 लिखा है तो ये इक्विवेलेंट है z क्यूब इज इक्वल टू 1 के। मतलब यहां से z की 3 वैल्यूज आनी चाहिए। आमतौर पे एक वैल्यू जो रियल वैल्यू 1 आपको पता होती, 2 वैल्यूज हमें और निकालनी है। तो इसको हम लोग बेटा z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक फैक्टर आपका z माइनस 1 बनता है, दूसरा फैक्टर z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 बनता है। पहले वाले फैक्टर से आपको z इज इक्वल टू 1 आ जाता है, वो वाला रूट जो आपको ऑलरेडी पता है। और दूसरा बेटा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है, वो दोनों रूट्स को यहाँ पे देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के निकाला है। अब यही जो दोनों रूट्स हैं, मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब करने पे हमेशा 1 आएगा। मतलब z क्यूब इज इक्वल टू 1, ये जो क्यूबिक इक्वेशन थी z में, इसके 3 सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। एक सॉल्यूशन आपका z इज इक्वल टू 1 निकल के आता है, दूसरा सॉल्यूशन -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 निकल के आता है, और तीसरा सॉल्यूशन इसी वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालने के लिए बच्चों आयोटा की जगह हमें माइनस आयोटा रखना होता है। तो तीसरा जो इसी वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है, -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 निकल के आता है। तो कहने का मतलब इन्हीं तीनों वैल्यूज को हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में मतलब क्वेश्चंस क्योंकि बहुत ज्यादा आ चुके हैं, तो उसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारा पॉइंट हम लोगों को याद रखना है। तो पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपका 1 के बराबर होता है। दूसरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये इनफैक्ट वैल्यू भी आपको याद रखनी है, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 के बराबर होता है। तीसरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 के बराबर होता है। मतलब अगर आप चाहें तो कर सकते हैं कि भाई एक नंबर हमने 1 लिखा, 1 का क्यूब करने पे ऑब्वियसली 1 आता है। दूसरा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, इसका भी जब आप क्यूब करोगे तो 1 के बराबर आएगा। तीसरा नंबर जो लिखा है -1 माइनस आयोटा रूट 3/2, जब इसका भी क्यूब करोगे तब भी 1 के बराबर आएगा। तो ये 3 सॉल्यूशंस निकल के आते हैं फॉर द इक्वेशन z क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया, लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम अगर हम ओमेगा दे दें, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम हम ओमेगा दे दे, और मैं आपसे बोलूं ओमेगा का स्क्वायर कर दो, तो अगला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ऑटोमेटिकली बेटा ओमेगा का स्क्वायर आ जाता है। तुम पूछोगे कैसे, कैसे का जवाब मैं दे देता हूं। मैंने बोला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम हमने ओमेगा बोला है, और इसका मैं स्क्वायर करके देखना चाहता हूं क्या डेटा आता है। तो अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो नीचे तो बेटा 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, b स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू 3 हो गया है, जो कि -3 के बराबर हो गया। माइनस ट्वाइस ए बी लिखेंगे चूंकि यहाँ पे निगेटिव है, तो माइनस ट्वाइस ए बी का मतलब माइनस ट्वाइस इंटू आयोटा रूट 3 आ गया। ठीक है ना। अब ऊपर नीचे से बेटा 2 को कैंसिल करते हैं, तो नीचे तो आपका केवल 2 बचेगा, ऊपर बचेगा 1 -3 जो कि -2 होता है, -2 को 2 से डिवाइड किया -1 आ गया। यहाँ वाले 2 को अगर हमने डिवाइड किया मतलब 2 से डिवाइड किया, तो आपका आयोटा रूट 3/2 आ गया। तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका नाम हमने ओमेगा बोला था, अगर मैं ओमेगा का होल स्क्वायर करता हूं तो हमें -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 आता है। कहने का मतलब इसका दूसरा वाला रूट आ जाता है। तो लोगों ने बोला कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है
वो बेसिकली 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, जहां पे बेटा ओमेगा की वैल्यू भी तुम्हें याद होनी चाहिए, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 होता है। और ओमेगा स्क्वायर याद करना बहुत इजी काम है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर सिंपली इसी का कॉन्जुगेट होता है। तो यानी इफेक्टिवली देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 सॉल्यूशंस को निकाल दिया है। अब वो अलग बात है, 3 सॉल्यूशंस में एक आपका रियल सॉल्यूशन आता है जिसको 1 बोलते हैं, और 2 आपके कॉम्प्लेक्स नंबर वाले सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। अब इसमें ऐसे छोटी मोटी बातें क्या होती है, जो भी अभी तक मैंने बोला है सब कुछ तुम्हें याद रखना है, ये बात आप ध्यान रखना। बात समझ में आती है? ओमेगा की वैल्यू भी ध्यान रखनी है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी ध्यान रखनी है। ध्यान रखने का फायदा क्या होगा ये मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा और कुछ कंसेप्ट को करते हैं। सबसे पहली बात, ओमेगा का क्यूब हमेशा 1 के बराबर होगा, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, ओमेगा क्या था, जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 वाले इक्वेशन का जो सोल्यूशन था वो सोल्यूशन ही बेटा 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर था। तो अगर यहाँ पे आप ओमेगा रखोगे तो मानी सी बात है ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होगा, चूंकि ओमेगा इसका सोल्यूशन है। इनफैक्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओमेगा की पावर 3n जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ओमेगा की पावर में बच्चा 3 का कोई भी मल्टीपल है वो हमेशा 1 के ही बराबर होगा। अगली बात, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। अब इसको सोचने का 2 तरीका है, या तो आप ओमेगा की वैल्यू डाल दो -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो -1 माइनस आयोटा रूट 3/2, तो भी आयोटा रूट 3/2 प्लस माइनस ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये -हाफ -1 बनेगा, +1 0 कर देगा। दूसरा तरीका क्यूबिक इक्वेशन से भी सोचा जा सकता था। क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ द रूट क्या होता है, निगेटिव कॉफिशिएंट के साथ कॉफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब, यही होता है ना। अब इस वाले क्यूबिक इक्वेशन में जेड स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, मतलब जेड स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 0 के बराबर है। तो इस वाले क्यूबिक का रूट क्या हो जाएगा, 0/1 यानी 0 हो जाएगा। ये आपकी अगली बात समझ में आती है। ये भी इसी वाले रिजल्ट को लिखा गया है कि भाई ओमेगा की पावर 3 के 1 के बराबर होगा। ये ओमेगा की पावर 3 के +1 लिखा है मतलब ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा की पावर 3 के +2 लिखा है मतलब ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगेन ये 0 के बराबर आएगा। चौथा वाला रिजल्ट, सिंपली फैक्टर थ्योरम लिखा हुआ है भाई, जेड क्यूब -1 इक्वल टू 0 वाले इक्वेशन का सोल्यूशन 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर आता था। तो इसका एक फैक्टर बनेगा z-1, ये दूसरा फैक्टर z माइनस ओमेगा, तीसरा फैक्टर z माइनस ओमेगा का स्क्वायर। अच्छा ये बात आपको ध्यान है ना कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा, किसी इक्वेशन का अगर एक रूट है तो उस इक्वेशन का फैक्टर बच्चों x माइनस अल्फा बनता था। तो सेम चीज को यहाँ पे लिखा गया। अब इसमें ये वाला रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है सच भाई, आप थोड़ा सा रिकॉल करें, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आया था, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर किस इक्वेशन का रूट था, इस वाले क्वाड्रेटिक को जब हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया था तब इसका ये 2 नंबर्स इसके रूट आए थे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसके रूट्स आए थे। मतलब इस वाले इक्वेशन का जो रूट होगा वो रूट ही बेटा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात जो आपको क्वाड्रेटिक में पढ़ाई थी, किसी भी इक्वेशन में अगर आप x में मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, x की जगह अगर -x डालते हो तो उसका रूट भी -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर इस वाली इक्वेशन में बच्चे हम अगर z की जगह -z डालेंगे तो नया इक्वेशन क्या मिलेगा, z स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 बनेगा। हमने क्या किया है, z की जगह -z डाला है। तो अब इस नए वाले इक्वेशन का रूट क्या होगा, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। एग्जाम में बच्चा आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कभी भी किसी भी सवाल में, अब एक ध्यान रखने वाली बात क्या है, किसी भी सवाल में अगर आपको -1 के साथ आयोटा रूट 3 का कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है या रूट 3 के साथ आयोटा का कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ठीक है ना, एटसेट्रा, अगर ऐसे टाइप का कोई भी कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो हमेशा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले मेथड से सवाल को लगाओगे, सवाल बहुत आसानी से होगा। तो हमने क्या बोला, एग्जाम में -1 रूट 3 का कॉम्बिनेशन दिखा या 1 रूट 3 का कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पे माइनस और प्लस का उतना फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ले दे के ध्यान क्या रखना है कि 1 और रूट 3 का अगर कॉम्बिनेशन एग्जाम में दिखा और किसी भी एक टर्म में आयोटा से मल्टीप्लाइड है
तो उस सवाल को हमेशा तुम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के माध्यम से सॉल्व करो, तुम्हारा वक्त एग्जाम में बहुत बचेगा। 7 मिनट का सवाल तुम 2 मिनट में कर सकते हो। बुद्धि में बैठा लो 1 और √3 का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अगर ये बात तुम्हारे बुद्धि में बैठती है तो मैं तुम्हें कुछ कुछ मैं सवाल दिखाता हूं। जैसे ये जेईई मेन 2024 का बहुत सिंपल सवाल आ गया, मैं बोलूंगा ये वाला इक्वेशन है x² + x + 1 = 0। इसका बोला जाता है कि भाई पहले रूट निकाल लो। तो बच्चा अब इसका रूट तो ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर कुछ भी हो सकता था, यही बताया ना, z² + z + 1 = 0 या फिर x² + x + 1 = 0। भाई क्वाड्रेटिक का रूट तो हमेशा उसके कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है ना। तो कहने का मतलब इस वाले इक्वेशन का मान लो हमने बोल दिया कि अल्फा = ओमेगा इज अ रूट, ये बात हमें ऑलरेडी पता है, यस और नो। LHS को देखते हैं किसके बराबर आता है। LHS आपका बेटा आ जाएगा 1 + ओमेगा की पावर में 7। 1 + ओमेगा की 1 प्लस, अब देखो भाई बात है भाई, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बच्चों 0 के बराबर होता था। तो 1 + ओमेगा की जगह आप नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर डाल सकते हैं। ये हो जाएगा नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। नेगेटिव 1 की पावर 7, नेगेटिव 1 बाहर आ गया और ओमेगा की पावर 14 बन गया। अच्छा, ओमेगा की पावर 14 क्या होता है? नेगेटिव। ओमेगा की पावर 12 1 होगा, 3 का मल्टीपल है, ये नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर आ गया। अच्छा, नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर की जगह आप क्या डाल सकते हो? 1 + ओमेगा डाल सकते हो। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, हमने अल्फा = ओमेगा इसका रूट हमने मान लिया था। तो LHS में आप LHS को हमने सॉल्व किया, ये 1 + ओमेगा आ रहा है। अल्फा = ओमेगा आप RHS में भी डाल दो, तो ये बनेगा 1 + B ओमेगा + C ओमेगा का स्क्वायर बनेगा। अब बताओ भाई यहां से तुम्हें ABC की वैल्यू दिख रही है कि नहीं दिख रही? कांस्टेंट वाला टर्म A1 के बराबर होगा, ओमेगा का कॉफिशिएंट जो B है वो 1 के बराबर होगा। बेटा इस वाली साइड में ओमेगा स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट ही नहीं आ रहा है, लिहाजा C की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो A1 है, B1 है, C 0 है, मतलब आंसर होगा 5 × 3 - 2 - 0। इसका आंसर 5 के बराबर हो जाएगा। एक छोटा सा काम आप लोग करना, सर अगर यहां पे तो आपने अल्फा की जगह ओमेगा डाला है, अगर सर हम ओमेगा स्क्वायर डाल देते तो आंसर कुछ अलग आता क्या? और तुम्हें पता है कि जेईई मेन का सवाल है, 2 आंसर नहीं आना पॉसिबल है, आंसर एक ही आएगा, अदरवाइज तो बोनस मार्क्स लोगों को देना पड़ जाएगा। तो फिर भी आप करके देखना कि यदि हम यहाँ पे अल्फा की जगह ओमेगा स्क्वायर डालते हैं तो आंसर क्या आता है? यही आता है कि कुछ अलग आता है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं जेईई मेन 2026 का। फिर से वही इक्वेशन x² + x + 1 = 0, इसकी तुम्हें वैल्यू बतानी है। जैसे ही आपने इस इक्वेशन को देखा बेटा, वैसे आपको क्लिक होना चाहिए। x की जगह तुम चाहे ओमेगा ले लो, चाहे ओमेगा स्क्वायर ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। ये सवाल बनाने वाले की हेडक है कि एक ही आंसर आना चाहिए, अगर सिंगल टाइप का सवाल है तो, समझे ना। और जेईई मेन में सिंगल टाइप ही होता है भाई, एडवांस होता, मोर देन 1 होता तो एक बार मैं ओमेगा रख के देखता आंसर क्या आ रहा है, मैं ओमेगा स्क्वायर रख के देखता आंसर क्या आ रहा है। हो सकता है भाई आंसर अलग अलग भी आ रहा हो, बट यहाँ पे तो हमें कोई टेंशन है नहीं। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे हमने x की जगह ओमेगा डाल दिया। अब सारे टर्म्स को देखते हैं। पहले मैं टर्म नंबर पहले की बात करता हूँ। पहला वाला टर्म बेटा लिखा है ओमेगा + 1/ओमेगा की पावर में 4 लिखा हुआ है। थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर बनेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, नीचे बनेगा बच्चा ओमेगा, इसकी पावर में 4 है, और ये 1 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? पूछोगे कैसे? 1 + ओमेगा स्क्वायर का मतलब माइनस ओमेगा होता है, माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा -1 आ गया, -1 की पावर 4 + 1 होगा। तो भाई साहब, सर आपने पहले वाले टर्म की वैल्यू चुटकियों में निकाल ली। सेकेंड वाले टर्म की मैं बात करता हूं। लिखा है ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह हमने ओमेगा डाला, +1/ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। सेकेंड वाले टर्म की वैल्यू बात करते हैं। ये ऊपर आपका बनेगा ओमेगा, एलसीएम ले लो ओमेगा स्क्वायर, ऊपर आपका बनेगा बेटा ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 कितना होगा? ओमेगा के बराबर होगा, चूंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, +1 आ गया का होल स्क्वायर, और फिर से ये 1 आ गया। कैसे सर? 1 + ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर डाल दो, -1 की पावर 4, फिर से +1 आ गया। अच्छा जी, बड़ा अच्छा चल रहा है अभी तो फिलहाल। तीसरा वाला टर्म देखते हैं। तीसरा वाला टर्म लिखा है x³ + 1/x³ की पावर में 4।
तो तीसरा वाला टर्म विल बी इक्वल टू ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब की पावर में 4। बच्चा ओमेगा क्यूब 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो 1 + 1 ये आपका डायरेक्टली हो जाएगा 2 की पावर में 4, मतलब 16 आ गया। अब इंटरेस्टिंग बात आप देखना, चौथा वाला टर्म मान लो मैं थोड़ी देर के अगर मैं लिखता, तो चौथा वाला टर्म आपका होता x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 का होल स्क्वायर, यही होता। अगर मान लो मैं पांचवा वाला टर्म लिखता, तो पांचवा वाला टर्म क्या होता है, x की पावर 5 + 1 अपॉन x की पावर 5 का होल स्क्वायर। अगर मैं छठा वाला टर्म लिखता, वो क्या होता है, x की पावर 6 + 1 अपॉन x की पावर 6 का होल स्क्वायर। क्या हमें रिपीटिशन दोबारा दिख रहा है? यहाँ बच्चा तुम ओमेगा की पावर 4 बनेगा, यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 बनेगा, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के बराबर होता है, मतलब चौथा वाला टर्म पुनः हो जाएगा ओमेगा + 1 अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर, पहले के बराबर आ रहा है। पांचवा टर्म देखो, ये ओमेगा की पावर 5 बनेगा, जो कि अगेन ओमेगा स्क्वायर होगा, ये भी ओमेगा स्क्वायर बनेगा। जो पांचवा वाला टर्म है अगेन दूसरे वाले टर्म के बराबर आ रहा है। जो छठा वाला टर्म है ओमेगा की पावर 6 फिर से 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, छठा वाला टर्म थर्ड के बराबर आ रहा है। तो भाई साहब फालतू में हम क्यों एक्स्ट्रा में तिकड़मबाजी करेंगे? टोटल कितने टर्म्स थे बेटा? अब थोड़ा सा नोटिस कीजिए, पहले वाले टर्म में x की पावर 1 लिखा था, अगले में x की पावर 2, उसके अगले में x की पावर 3, लास्ट वाले टर्म में लिखा था x की पावर में 25 टर्म थे टोटल 25। अब इन 25 में से मतलब तीन तीन के ग्रुप में अगर देखा जाए, तो तीन तीन के ग्रुप का सम आता है 16 2 18। तीन तीन के ग्रुप का सम आता है 16 2 18। शुरुआत के 3 का सम 18 होगा, उसके बाद वाले 3 का सम 18 होगा, उसके बाद वाले 3 का सम 18 होगा। तो 24th टर्म तक अगर आप लोग बात करोगे, 24th टर्म तक आप लोग बात करोगे, तो इसी हिसाब से 8 ग्रुपिंग्स पॉसिबल है। हर ग्रुपिंग की वैल्यू 18 के बराबर है, 8 × 3 24 होता है। तो इसलिए शुरुआत के 24 टर्म्स का सम, जो कि 8 टोटल 3 के ग्रुप बनते हैं, हर ग्रुप की वैल्यू 18 होती है, 18 × 8 हो जाएगा। एक बंदा बचेगा ये वाला, x की पावर 25 + 1 अपॉन x की पावर 25 की पावर 4। x की पावर 25 कितना होता है, ओमेगा की पावर 24 1 होगा, ये फिर से बचेगा ओमेगा + 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4, मतलब ये लास्ट वाले टर्म की वैल्यू फिर से 1 आ जाएगी, जो कि किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बना, प्लस में 1 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया? ठीक है ना, 145, 18 8 144 + 1 145। और इस हिसाब से भाई जेई मेन 21 जैन का सवाल हमसे हो गया। अब फिर से जेई मेन का सवाल आप देखो, ये 23 जैन को आया था, 2 दिन बाद आया। मैं अपने बच्चे को एक ही बात केवल बोलता हूं कि एग्जाम में अगर कभी भी तुम्हें √3 और 1 का कॉम्बिनेशन दिखता है, तो हमेशा ओमेगा वगैरह के फॉर्म में सोचोगे, तुम्हारा आंसर ज्यादा इजीली आएगा। सवाल को लगाने का 2 तरीका, पहले मेथड से मैं लगा नहीं रहा हूं, जो कि लेंदी। पहला मेथड क्या है भाई, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम आयलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और आयलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो लास्ट वाली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था डिमॉयर्स थ्योरम, वो डिमॉयर्स थ्योरम लगा दो। डिमॉयर्स थ्योरम क्या होता था भाई, एक्सपोनेंशियल की पावर को डील करने का तरीका था। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा लेंदी होता है। मेथड नंबर 2 जो बहुत आसान हो सकता है अगर तुम्हें सही टाइम पे क्लिक हो जाए। मेथड नंबर 2 बेटा क्या बोलता है, ये √3 और 1 का कॉम्बिनेशन सर दिख गया, बट चाहे आप ओमेगा की बात करो, चाहे ओमेगा स्क्वायर की बात करो, चाहे सर आप ओमेगा की बात करो, चाहे ओमेगा स्क्वायर की बात करो, उसमें √3 के साथ आयोटा आना चाहिए। यस और नो? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दोनों में आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए, √3 के साथ आयोटा आता था ना, इसमें भी √3 के साथ आयोटा आ रहा है, इसमें भी √3 के साथ आयोटा आ रहा है। तो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि जो √3 वाला टर्म है उसके साथ बेटा हर हालत में आयोटा आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, जेड को थोड़ा सा तिकड़मबाजी करते हैं। हमने बोला साहब यहाँ से आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, चलो भाई ये सबसे इजी काम है। तो z अपना दिया है, तो बताइए आयोटा z कितना हो जाएगा? आयोटा z आपका हो जाएगा आयोटा √3 अपॉन 2, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा से ये मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा स्क्वायर -1, ये -12 आ गया। मतलब आयोटा टाइम्स z की वैल्यू क्या आ रही है, आयोटा टाइम्स z की वैल्यू अगर मान लीजिए आपने 2 को एलसीएम ले लिया, तो -1 प्लस आयोटा √3 के बराबर आ रही है। अब ये कुछ जानी पहचानी वैल्यू दिख रही है क्या सर? -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 तो ओमेगा ही होता था।
अगर यहाँ पे माइनस होता तो ओमेगा स्क्वायर हो जाता। मतलब आयोटा जेड जो है बच्चा वो आपका ओमेगा के बराबर आता है, मतलब जेड की वैल्यू ओमेगा अपॉन आयोटा के बराबर आती है। ठीक है ना, हमने जेड की वैल्यू निकाल ली। चाहो तो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे बनेगा आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ऊपर आयोटा ओमेगा, तो मतलब ये आ जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा। आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया, आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला आयोटा स्क्वायर बच्चे -1 लिखा है, माइनस आयोटा ओमेगा। अब आते हैं 201 पावर। भाई ओमेगा की किसी भी पावर को डील करना मजाक है। तो अब यदि मैंने आपसे पूछा z की पावर में 201 बता दो, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस आयोटा ओमेगा की पावर में 201 हमें बताना है, हाँ या ना? ठीक है ना, आराम आराम से करते हैं। एक टर्म तो आ गया -1 की पावर में 201, एक टर्म आ गया आयोटा की पावर में 201, और एक टर्म आ गया ओमेगा की पावर में 201। ठीक है ना, 201 बेटा 3 का मल्टीपल है। 201 को 3 से डिवाइड करोगे, डिवाइड होता है कि नहीं होता है? 201 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड करो, डिवाइड होता है। तो सर पहली बात तो पहला वाला नंबर हो गया -1, ओमेगा की पावर 201 बनेगा +1, और आयोटा 4 के मल्टीपल में ब्रेक होता है, 4 का मल्टीपल 200 होता है, 200 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आयोटा। मतलब z की पावर 201 सिंपली माइनस आयोटा के बराबर है। आंसर निकाल लेते हैं भाई, आंसर अगर हमने निकाला तो ये बनेगा माइनस आयोटा, इधर भी हो गया माइनस आयोटा की पावर में 8, -2 टाइम्स आयोटा की पावर 8, एक टर्म आ गया 2 की पावर 8 जो कि आपका 256 होता है, -2 की पावर 8 माइनस गायब भी हो जाएगा, एक टर्म आ गया आयोटा की पावर 1 8 जो कि +1 के बराबर होता है। आंसर टू दिस प्रॉब्लम विल बी 256। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और मेरा बच्चा जितना अब समझदार होता है कि भाई ये ऑब्वियस सी बात है, ये आपका ओमेगा वगैरह नहीं लिखा था, ये आयोटा ओमेगा, ये माइनस आयोटा ओमेगा लिखा था। तो मेरा बच्चा इतना समझदार है ना, उसको पता है कि अगर तुमने हमें √3 और 1 का कॉम्बिनेशन दे दिया, तुमने अगर हमें √3 एंड 1 का कॉम्बिनेशन दे दिया, तो उसको हम ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर किसी ना किसी फॉर्म में हम 100% कन्वर्ट कर ले जाएंगे, तुम चाहे कुछ भी तिकड़मबाजी कर लो। और भाई अब देखो ना, अब इसमें एक एक स्टेप मैंने बहुत जानबूझ के लिखा है। आइडियली तो बच्चा मतलब बोलेगा सर इतना लिखने की जरूरत है, हम तो 2-3 लाइन में कर देते हैं, बट यहाँ पे अगर एक एक स्टेप भी लिखते हैं जिससे आपको समझ में आए कि चीजों को देखना कैसे, तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल था। अब ये देखते हैं जेईई मेन 2023 का थोड़ा सा मान लो डिसेंट सवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बोला जा रहा है भाई साहब 1 माइनस आयोटा √3 की पावर में 100 बताना है। अब आम बच्चा क्या करेगा, मेरा बच्चा नहीं, आम बच्चे की बात, आम बच्चा बोलेगा सर इसको आयलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 200 निकालते हैं। मेरे बच्चे को भाई 1 एंड √3 का कॉम्बिनेशन दिखता है। ठीक है ना, ऐसे ही बेटा हर चैप्टर में कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इजी बनाती हैं, बात समझे ना? तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ बेटा चैनल पे सब्सक्राइब रहना, क्योंकि जो ये सब जो छोटी मोटी चीजें बताते हैं, अब ये छोटी मोटी चीजें कई बच्चे क्या खुद से मेहनत करके सीखते हैं, सोचते फिर बोलते हैं यार मैं बड़ा इंटेलिजेंट हो चुका हूँ। अच्छी बात है, तुम्हें फील करना चाहिए तुम इंटेलिजेंट हो, बट पॉइंट है कि जो कॉमन लेवल की चीजें हैं भाई, तुमने इतना मोटा पोथा पत्री तैयार कर लिया नोट्स, और जो 20 लाइन का कंसेप्ट था एग्जाम में क्लिक कैसे होगा, वो एक लाइन, एक एक्स्ट्रा लाइन से क्लिक हो सकता था, जो कि ऑब्वियस बात है कोई किताब वाला नहीं लिखता। ये थोड़ी ना कोई लिखेगा 1 और √3 के कॉम्बिनेशन में तुम ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर हमेशा देखो तुम्हारा काम बन जाए, ये कोई नहीं लिखने वाला, किताब वाला लगाता भी नहीं है और ना कोई पढ़ाता है। वो कौन पढ़ाएगा, वो तुम्हें मैं ही पढ़ाऊंगा। तो इसीलिए चैनल को तुम तुरंत सब्सक्राइब करो, जिस दिन तुम्हें लगे कि अंकित सर की क्वालिटी डाउन हो गई ना, तुरंत सेम डे पे अनसब्सक्राइब कर देना। सवाल को देखते हैं। अब भाई ये आया सर हमें तो आदत पड़ गई है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये सब देखने की, तो अब देखते हैं माइनस आयोटा √3 ऑलरेडी लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 माइनस आयोटा √3/2, हमें पता है कि 1 माइनस आयोटा √3/2 की जो वैल्यू होती है ओमेगा के बराबर होती है, और ये 1 माइनस आयोटा √3 लिखा था, मतलब ये 2 ओमेगा लिखा है बेसिकली, समझे ना भाई? 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम LHS को देखते हैं। LHS को बेटा जब हमने देखा, अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हारा नेट नहीं खराब हुआ है तो कैसी चल रही है पढ़ाई, मजा आ रहा है? देखो अक्सर प्रिपरेशन की दिशा जब नहीं पता हो, एक मिनट नालायक, वो वाली दिशा नहीं,
ये वाली दिशा, डायरेक्शन। जब प्रिपरेशन की दिशा नहीं पता हो तो अक्सर नींद आती है, उबासियां आती हैं, समझ नहीं आता कि कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बच्चों के लिए हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूं जिससे उन्हें उनका लक्ष्य दिखता रहे। एकलव्य टेस्ट सीरीज इसी कोशिश की एक पहल है। एकलव्य टेस्ट सीरीज में मैंने अपने सालों के तजुर्बे से पूरे रिसर्च करके ऐसे टेस्ट पेपर्स बनाए हैं जिससे कि बच्चे को हर वक्त ये पता चलता रहे कि वो कितने पानी में है और अपने लक्ष्य के कितने करीब है। पहले आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाने के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट। बीच बीच में छोटे छोटे यूनिट टेस्ट भी रहेंगे जो 2-3 चैप्टर्स को मिलाकर पूछे जाएंगे। तो ये सारी मशक्कत क्यों कर रहा हूं मैं? इसलिए कर रहा हूं भाई कि आपकी दिशा सही रहे, वो वाली नहीं ये वाली। और इस दिशा में आपको हर वक्त ये पता चलता रहे कि आपकी तैयारी सही हो रही है या नहीं और किस दिशा में आपको और मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आपको बड़े डिटेल्ड रिपोर्ट्स मिलते हैं कि आप कहां कमजोर हैं, कहां मेहनत और करनी है और ऐसे ही हजारों चीजें जिससे कि आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। तो भाई एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाते चलिए और हरि के गुण नहीं हर्ष बाबा के गुण गाते चलिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलएचएस में लिखा है 2 ओमेगा की पावर में 200, 2 टाइम्स ओमेगा की पावर में 200 लिखा हुआ है। ये आ गया 2 की पावर में 200 आ गया इंटू ओमेगा की पावर में 200। 198 मल्टीपल होता है 3 का, मतलब है 2 की पावर 100 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ गया। समझे ना? अब आरएचएस में जो लिखा है, अच्छा अब इसको बोला जा रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही लिखना है, तो चलो कोई बड़ी बात नहीं, क्या बड़ी बात है भाई। ये आपका हो गया 2 की पावर 200 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें याद है -1 माइनस आयोटा √3/2 के बराबर होती है। 2 तो कैंसिल कर दिया तो 2 की पावर आ गया 199 और -1 माइनस आयोटा √3 आ गया। ये एलएचएस है। जबकि आरएचएस उन्होंने खुद बोला है किसके बराबर था? आरएचएस बेटा इसके बराबर था। तो आरएचएस की वैल्यू थी 2 की पावर 199 के साथ में p प्लस आयोटा क्यू। अब भाई एलएचएस आरएचएस अगर दोनों को आपने इक्वेट किया तो दोनों को इक्वेट करने पे क्या समझ में आता है? समझ में ये आता है कि सर p की वैल्यू होनी चाहिए -1 के बराबर, q की वैल्यू होनी चाहिए -√3 के बराबर। अब इसके बारे में बोला जा रहा है कि कुछ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। मतलब अब इसी सवाल को बच्चों लोग सर अब थोड़ा थोड़ा काम कम करा रहे थे, इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं ऐसा थोड़ी ना, जो एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं मैंने आज तक क्या तुम्हें पढ़ाया नहीं है? डिटेल में सब कुछ पढ़ा है, तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा 2 लाइनें और लिखनी पड़ेंगी। नॉर्मली सवाल यहाँ पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्वाड्रेटिक बना दो। हमें वो हरा ही नहीं सकता किसी कीमत पे बेटा। सबसे पहले मैं वैल्यू निकालता हूँ नंबर p प्लस क्यू स्क्वायर की। तो p का मतलब है -1, q का मतलब है -√3, क्यू स्क्वायर का मतलब है +3। तो ये आपका आ गया, क्या आ गया बेटा? 2 -√3 आ गया। फिर मैं वैल्यू निकालता हूं नंबर p माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर की। p का मतलब है -1 माइनस क्यू का मतलब हो जाएगा +√3, q का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो ये आपका 2 +√3 आ गया। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसका एक रूट होना चाहिए 2 -√3, दूसरा रूट होना चाहिए 2 +√3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था? x² माइनस सम ऑफ द रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों नंबर्स का ये जो क्वाड्रेटिक का रूट है इनका सम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। मतलब x² माइनस 4x हो गया। इनको बेटा गुणा करो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से, a² माइनस बी स्क्वायर होगा, 4 - 3 1 आ रहा है, तो +1 इज इक्वल टू 0। आप भाई कहाँ लिखे थे? आप लिखे थे ऑप्शन नंबर बी में। बात समझे? तो फिर से देखो भाई, मतलब ऐसा तो मैं तो यार क्लास में तो मैं सारा सवाल मैं लाके तुम्हें दिखा ही नहीं सकता हूँ चाह के भी, क्योंकि इतने सवाल हैं क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी पे ना कि दो मतलब सारा तुम बोलो सर पिछले 10 सालों का अगर आप जेई मेन और जेई एडवांस का एक एक क्वेश्चन उठा लो क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी का, तो उसी का लेक्चर बेटा कम से कम 3 घंटे का लेक्चर बन जाएगा। इतने ज्यादा सवाल इस टॉपिक पे आए। अब फिर से समझे ना? इस काम को मैं अच्छा करके दिखा रही हूँ, या तू खुद भी कर सकते हो भाई। z की वैल्यू डाल के इसका होल स्क्वायर करना है,
इसी के सिमिलर एक हमने अभी सवाल किया था जेईई मेन 2026 वाला, तो ये वाला सवाल तो फिलहाल मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ता हूँ, करके सारा बच्चा बताएगा कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब फालतू की तिकड़मबाजी तुम मत, अरे सॉरी, ये सब जो फालतू की तिकड़मबाजी नहीं, तुम अपनी बुद्धि लगाना, तुम आराम से करना। अब भैया इसका होल स्क्वायर होने से कुछ नया थोड़ी ना हो जाएगा, और लास्ट में सिग्मा लिखा है मतलब थोड़ा बहुत सम निकालना है, ठीक है ना। तो इसको खुद से करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ेगी, मजा आएगा। अब आते हैं जेईई एडवांस 2026। ये एडवांस 2026 का बेटा पेपर 1 का सवाल है, ठीक है ना। और ये मैट्रिक्स मैच वाला सवाल था, इसलिए मैं सारे ऑप्शंस को मैं उस हिसाब से लेके आया हूं। अब आप समझते हैं। सबसे पहला देखो, बोला जा रहा है अल्फा बीटा इस वाले क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट है, तो आप एक नया क्वाड्रेटिक बना दो जिसका रूट यहाँ पे हमें वैसे नहीं पढ़ने में आ रहा है, देखते हैं कैमरे में पढ़ने में आ रहा है। हाँ, कैमरे में ज्यादा बेहतर आ रहा है, चलो भाई बड़ी अच्छी बात है। जिसका एक रूट अल्फा प्लस 1 की पावर में 2026 हो और बीटा प्लस 1 की पावर में 2026 हो, ठीक है ना। तो अब एक एक आराम आराम से देखते हैं भाई, एक एक चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला वाला देखते हैं बेटा। अब जिनको नहीं पढ़ने में आ रहा है इसलिए मैं उनके लिए मैंने पढ़ लिया कि अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 का रूट है। नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका एक रूट होना चाहिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 की पावर 2026, दूसरा रूट होना चाहिए 1 अपॉन बीटा प्लस 1 की पावर 2026। अब यहाँ पे अगर तुम्हें ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर अगर क्लिक होता है तो सवाल होता है, अदरवाइज नहीं होता है, एज सिंपल एज दैट ना। तो अब हमने मान लो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 की पावर में 2026 आपसे पूछा, ठीक है ना। तो अल्फा की जगह क्या डालोगे, ओमेगा डालोगे। तो ओमेगा प्लस 1 की पावर में 2026, ओमेगा प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। तो एक तो आ गया -1 की पावर 2026 और दूसरा आ गया ओमेगा की पावर में 2 टाइम्स 2026, ओमेगा की पावर में 52। भाई ये ओमेगा स्क्वायर की पावर में 2026 बनेगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2026, ओ सॉरी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2026, तो ये क्या बनेगा ओमेगा की पावर में 4052। अब 3 के मल्टीपल में ही देखना होता है भाई, और कोई चॉइस ही नहीं अपने पास में। 3 के मल्टीपल में अगर हम देखते हैं तो अगर 3 से मान लो थोड़ा डिवाइड करो तो 39 15 ये डिवाइड हो रहा है, मतलब 4050 जो है 4050 जो है वो 3 से डिविजिबल है। 4050 3 से डिविजिबल है। अगर 4050 को 3 से डिवाइड करते तो 4050 या तो 3 और 39 और 3950 मतलब 395 आ जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4050 3 से डिविजिबल है। अब 4050 अगर 3 से डिविजिबल है, ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर जो कि ओमेगा के ही बराबर हो जाएगा। मतलब इस वाली चीज की जो वैल्यू आ रही है ओमेगा आ रही है। सेम फैशन में भाई जब बीटा रखोगे तो अगला वाला ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। मतलब एक नया जो क्वाड्रेटिक बनाना है उसका भी रूट ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर ही होना चाहिए। तो पी वाले के साथ 1 मैच होना चाहिए। पी वाले के साथ 1 मैच होने का मतलब बी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया निश्चित तौर पे, ठीक है। अच्छा, कई बच्चा बोलेगा सर एक बार दूसरा वाला भी सॉल्व करके दिखा दो। मैं तुम्हारे लिए ये भी करके दिखा देता हूं। तो मान लो अगर हमने बीटा की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर डाला तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर में 2026 बनेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, यस और नो। तो 2026 होने की वजह से -1 तो गायब हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा की पावर में 2026 बनेगा, यस और नो, ठीक है ना। अब 2026 में देखते हैं 3 का मल्टीपल क्या आता है। 3 से डिवाइड करो, 3 छक 18, 2 20 22 और 22 3 सते 21 15। अगर यहाँ पे 5 होता तो ये 3 से डिविजिबल होता। मतलब ये इवेंचुअली ये क्या आ रहा है, ये 1 अपॉन ओमेगा के ही बराबर आ रहा है। अब 1 अपॉन ओमेगा को कैसे लिखोगे, ओमेगा 1 की जगह आपने ओमेगा क्यूब लिख दिया। ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। मतलब जो पी वाले प्रॉब्लम का जो इस चीज की वैल्यू है ओमेगा के बराबर होगी और अगली वाली चीज की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी। तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था जिसका रूट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होता है। तो सर चलो निश्चित तौर पे बी और डी ऑप्शन तो गलत हो गया, निश्चित तौर पे सर बी और डी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब जैसे एग्जाम में तुम्हें कैसे करना होता है, सोचना कैसे होता है। अब सर अगर ए और सी में कुछ करेक्ट है तो ए और सी में आप केवल अंतर देख लो। क्यू के साथ 2 आ रहा है तो अब क्यू को हम सॉल्व करके क्या करेंगे,
मतलब ये आप अपने होमवर्क के तौर पे करना है। ये लिखा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 की पावर में 2027। मतलब जैसा पी में कैलकुलेशन किया था वैसा सेम कैलकुलेशन बच्चा करना है। तुम्हें यहाँ पे अल्फा की जगह ओमेगा डालना है, बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर डालना है। इस बार तुम्हें 2027 पावर को डील करना है, बट निश्चित तौर पे क्यू के साथ 2 होगा। अच्छा, सारा कुछ सर आर और एस पे डिपेंड करता है। अब आर और एस में से कोई भी अगर आप एक चीज लगा ले जाओगे तो जे एडवांस का ये इंटीजर टाइप का सवाल हो जाएगा। बच्चा बोलेगा ऑब्वियस सी बात है सर हम आर को लगाना प्रेफर करेंगे क्योंकि वो जानी पहचानी इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 वाली जो इक्वेशन होती है, इसका एक रूट होता है माइनस ओमेगा और दूसरा रूट बच्चा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? अब इसकी वैल्यू को एक बार हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपने माइनस ओमेगा डाला तो माइनस ओमेगा माइनस 1 की पावर में क्या है, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, टाइपिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाई। क्या पावर है? लगता है 2026 ही लिखा हुआ है। यस यस बेटा, तो ये 2026 की पावर है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम 2026 डालते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है, और उसके बाद में बाजू वाले को भी सॉल्व करते हैं। ये अपना लिखा है 1 अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 की पावर में 2026 लिखा है। अब अगर आर वाला प्रॉब्लम हो गया तो टेक्निकली जे एडवांस का ये क्वेश्चन अपने से हो चुका है। अब माइनस ओमेगा माइनस 1 आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। खैर 2026 पावर है तो इन्हीं में माइनस गायब हो जाएगा। तो ओमेगा की पावर में बनेगा ओमेगा की पावर में बनेगा 4052 बनेगा, ठीक है ना? और सिंपली ये वाला माइनस ओमेगा बनेगा, उसकी पावर में 2026 से फिर से माइनस गायब हो जाएगा। तो इवेंचुअली कितना आ जाएगा? पहला वाला बन रहा है ओमेगा की पावर में 4052 बन रहा है, और बच्चा अगला वाला बन रहा है ओमेगा की पावर में 2026 बन रहा है। यस और नो? ठीक है। अब फिर से वही वाली कहानी है कि तुम्हें देखना है कि भाई 3 के मल्टीपल में कहाँ तक आता है। तो 4050 अगर होता तो वो 3 का मल्टीपल होता। यस और नो? तो मतलब ये 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर लिखा है। 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का मतलब ये सिंपली आपका ओमेगा ही हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, हमें इसकी सिंपली वैल्यू निकालनी है इस बार, मतलब कुछ इक्वेशन वगैरह नहीं बनाना है। और इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका ये कितना बनेगा? 3 से डिवाइड करने पे 3 छक 18, 2 20 22, ये 1 अपॉन ओमेगा लिखा है। 1 अपॉन ओमेगा का मतलब ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है। तो आर वाले ऑप्शन के साथ चौथा मैच होना चाहिए। तो आर वाले ऑप्शन के साथ चौथा मतलब सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है ना? और बेटा सी वाला ऑप्शन करेक्ट करके हम लोग इस पूरे प्रॉब्लम का जो है मार्क्स पूरा ले सकते हैं। फिर भी अगर आप मेरे से पूछोगे सर नॉलेज के लिए एक बार बता दो कि डीएस वाले को कैसे सॉल्व करना था, तो बच्चा ध्यान रखना कि ये जो एस वाला सवाल है, ये पहले दूसरे तीसरे के सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वाले इक्वेशन का जो रूट है ना वो रियल रूट है। आप थोड़ा-सा नोटिस करें कि यहाँ पे जो d की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 5 के बराबर आ रही है, वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये तो इमेजिनरी रूट का सवाल ही नहीं है। तो बाकी जो पी क्यू आर वाला सवाल था उसका वास्ता ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर से था, बट निश्चित तौर पे एस वाले सवाल का वास्ता ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर से नहीं है, इसका वास्ता सीधा का सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। अब थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग देखो, ये 1 अपॉन पी प्लस 1 निकालना था। डायरेक्ट अगर एलसीएम वगैरह लोगे तो ऑब्वियस सी बात है जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, सिंपलेस्ट वे में अगर मैं बोलूं तो। तो अब एक जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक में फंडा बताया था कि कोई भी नंबर अगर किसी इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई पक्का करेगा। यहाँ पे बेटा p इसको सेटिस्फाई करेगा। p को अगर हम डालते हैं तो p स्क्वायर प्लस p माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर आती है। p को यहाँ से कॉमन लेते हैं तो p प्लस 1 आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 1 आता है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है? p की वैल्यू 1 अपॉन p प्लस 1 के बराबर है। अब 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 यहाँ पे क्या लिखा था? 1 अपॉन पी प्लस 1 का होल क्यूब लिखा था। तो 1 अपॉन पी प्लस 1 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? पी क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब जो काम हमने पी के साथ किया वही काम हम आर के साथ कर लेंगे, आर भी इसका रूट है। तो दूसरा वाला 1 अपॉन आर प्लस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? आर का क्यूब हो जाएगा। अब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने का तरीका क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है।
p प्लस आर, इसका सम ऑफ द रूट आ रहा है -1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आ रहा है -1, दोनों जगह पे -1 डाल दो तो ये बनेगा -1, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, 3 माइनस माइनस ही आ जाएगा तो प्लस में बन जाएगा 3। तो इसका आंसर आएगा, अच्छा माइनस ही बन जाएगा, सॉरी 3 माइनस था ना बेटा, 3 माइनस है, मतलब ये भी बन जाएगा -1 -3, तो इसका आंसर आ रहा है -4 के बराबर, जो कि ऑब्वियस सी बात है एस वाला 5 के साथ मैच करना था। तो बेटा ये जेईई एडवांस 2026 का आया हुआ सवाल है। अब कुछ भी क्यूब रूट ऑफ इनिटी को खत्म करने के पहले देखते हैं जेईई एडवांस 2025 में क्या आया था। ये जेईई एडवांस 2025 का सवाल है। सवाल में क्या लिखा है कि फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, let argument of z denote the principal argument of z when argument of z is between this। ये सिंपली आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट की डेफिनेशन बता रहा है और आपसे ये पूछ रहा है कि जो भी एंगल आपको लिखना है वो -π से +π के बीच में लिखना है। खैर इसी चीज को हम लगातार कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं, तो इसका एज सच अपने लिए कोई बहुत ज्यादा खास मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये बात हमें ऑलरेडी पता है। फिर क्या बोला जा रहा है कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा की जो आर्गुमेंट है 0 से पाई के बीच में है। अब बेटा दो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है। अपन की नॉलेज क्या बोलती है कि ओमेगा की वैल्यू आनी चाहिए -1 प्लस आयोटा √3/2, और ऑब्वियसली बात है बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, चूंकि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो जो अपन को ओमेगा पता है उसी वाले ओमेगा की यहाँ पे बात कर रहा है। अच्छा ओमेगा स्क्वायर की अगर बात करोगे तो -1 माइनस आयोटा √3/2 होता है, वो थर्ड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट आता है वो -180 से -90 के बीच में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट आता है वो 90 से लेकर के 180 के बीच में आता है। तो यहां तक बेटा देखो जो भी लिखा है वो वही चीज है जो हम आपको लगातार पढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, फिर भी जेईई एडवांस वाले वो हर चीज को क्लियर कर लेते हैं। उन्होंने बोला मान लो बच्चे को नहीं पता कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मान लो बच्चे को ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का सिंबल नहीं पता है, तो उन्होंने बोला नहीं भाई यही वाला जो तुम्हें पता है तुम्हें वही लेना है। अब निकालना क्या है, ये वाली बेटा जो जीपी बन रही है, इस जीपी का पहली बात तो हमें सम निकालना पड़ेगा, और सम निकालने के बाद में उसका आर्गुमेंट निकालना है। थोड़ा सा निकाल के देखते हैं। माइनस ओमेगा की पावर n कैसी जीपी बनती है, n की जगह हम -1 डालते हैं तो माइनस ओमेगा बनता है, सॉरी +1 डालते हैं माइनस ओमेगा बनता है, 2 डालते हैं तो ओमेगा का स्क्वायर बनता है, 3 डालते हैं माइनस ओमेगा का क्यूब बनता है। ऐसे करते करते बेटा यहाँ पे टोटल 2025 टर्म्स है, 2025 टर्म्स है। अब जीपी के सम का फॉर्मूला लगाते हैं। इसका पहला वाला टर्म माइनस ओमेगा के बराबर है, तो पहला वाला टर्म माइनस ओमेगा हमने लिख दिया, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n, तो 1 माइनस आर का मतलब कितना होगा, सेकंड वाले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करो, आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू माइनस ओमेगा आ रही है, तो माइनस ओमेगा की पावर में 2025 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस आर का मतलब हो जाएगा 1 माइनस माइनस ओमेगा। थोड़ा बहुत इसको और सॉल्व करने की जरूरत है, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो भाई माइनस ओमेगा लिखा है, नीचे को पहले देखते हैं। 1 प्लस ओमेगा की जगह बच्चों हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर डाल सकते हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर डाल दिया। ऊपर इसको देखते हैं अब 2025, अब 2025 में देखते हैं भाई 3 के मल्टीपल पे 1 हो जाएगा, तो 3 का कौन सा मल्टीपल बनेगा, 3 छक 18 22, अच्छा ये 3 का मल्टीपल ही लिखा हुआ है, ये आप देखो डायरेक्टली 2025 जो है वो 3 का मल्टीपल ही लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये आपका, और माइनस जबकि बचेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 ऊपर बनेगा, मतलब इवेंचुअली आपका आ रहा है 2 अपॉन, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे 2 अपॉन ओमेगा के बराबर आ रहा है। अच्छा मैथ सेशन देख रहे हो बेटा, हमारे जमाने में ये सब नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था। खैर मजा आ रहा है सेशन में। देखो बेटा, हमारे जमाने में तो ये सब नहीं था, होता तो शायद मैं भी आईआईटी में होता। तो देखो मेरी जवानी में जो नहीं था वो मेरे बुढ़ापे में आ गया और तुम्हारे लिए फायदा देगा, तो इसीलिए सबको मैं कहता हूँ कि एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाओ, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, समझे। और इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारा सवाल है, वो सारा सवाल तुम लगाओगे ना, क्योंकि हमारे टाइम पे तो क्या था कि सवाल लगाते जाओ
भगवान की कृपा रही तो हो जाएगा आईआईटी, नहीं रही कृपा तो रह जाओगे। तो इसलिए अब भगवान की कृपा वाली बात नहीं है। एक लव टेस्ट सीरीज के ज्यादा से ज्यादा सवाल हमने देखे हैं कि जेडब्ल्यू में आते हैं। तुम लगाओ एक लव टेस्ट सीरीज के सवाल, बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलते हैं, ध्यान रखना अपना सब बढ़िया से। ठीक है, चलो, राम राम। तो बच्चों ये 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट कितना होता है? आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू आपका होता है नेगेटिव ऑफ 2 पाई/3। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा 3/पाई इंटू नेगेटिव ऑफ 2 पाई/3। मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर -2 के बराबर आएगा। तो अगेन आप देखिए बच्चा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कितना इजी सा सवाल जे एडवांस में दिखा चुका हूं, लगातार 2 साल इसका यूज हो चुका है। ऐसा नहीं कि और पुराना पेपर उठाओगे तो आपको मिलेगा नहीं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगला टॉपिक बेटा कहलाता है nth रूट ऑफ यूनिटी, मतलब जिसका थोड़ा सा लिमिटेड यूटिलिटी है फिर भी हमें पता होना चाहिए। और चीजें बहुत सारी है कि आपने z की पावर n इज इक्वल टू 1 ले लिया। अब 1 की जगह आप लोग क्या लिखते हो? 1 की जगह आप लिख सकते हो e टू द पावर आयोटा इंटू 2 पाई लिख सकते हो, यस और नो। अब इसका मतलब क्या होगा? cos ऑफ 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई के बराबर होगा, यस और नो। cos ऑफ 2 पाई 1 होता है, तो ये बेसिकली 1 की वैल्यू है। यहाँ पे अगर हम 2 पाई के बजाय अगर एक नंबर अगर हम k भी लिख दे, जहां पे k कोई इंटीजर है, तब भी ये 1 के बराबर आएगा। कैसे? अब अगर आप इसको लिखोगे तो आपका हो जाएगा cos ऑफ 2 पाई k प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ 2 पाई k आ जाएगा बेटा। cos 2 पाई के मल्टीपल पे हमेशा 1 होता है, जहां पे k मान लो कोई आपका इंटीजर था, और साइन जो होता है पाई के मल्टीपल पे हमेशा 0 होता है। अब दोनों साइड में आपने 1/n पावर ले ली, तो ये वैल्यू आपको निकल के आ रही है कि z की वैल्यू e टू द पावर, ध्यान रखिएगा, z की वैल्यू e टू द पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n इंटू k निकल के आ रही है। अब जब यहाँ पे आप k की जगह 0 1 2 3 सारे नंबर जब आप डालते हो, अब जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है k की जगह 0 1 2 3 से लेकर के n-1 तक डाला, या फिर k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक डालो, दोनों ही केसेस में आपको इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है। बात समझे ना? जैसे अगर एक्चुअल में हो क्या रहा है बेटा, चाहे आप करके देखिएगा, k इज इक्वल टू 0 पे और k इज इक्वल टू n पे इसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रही है। k इज इक्वल टू 0 पे और k इज इक्वल टू n पे इसकी वैल्यू सेम आ रही। तो अगर किसी बंदे ने k की वैल्यू को 0 से शुरू करके n-1 तक डाला, या फिर किसी बंदे ने k की वैल्यू को 1 से शुरू करके n तक डाला, दोनों ही केसेस में रूट्स आपके सेम आते हैं। अब यहाँ पे देखो, ध्यान रखने वाली बात क्या बनती है कि जो भी ये nth रूट ऑफ यूनिटी है, आमतौर पे उसको 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n-1 लिखा जाता है। ये सारे के सारे nth रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं, सबसे पहली बात तो एक जीपी में होते हैं। सबसे पहली बात तो एक जीपी में होते हैं। अच्छा, अब वो कैसी जीपी बनती है मैं उसकी बताता हूँ। पहला रूट बेटा अगर 1 है तो अगला रूट आपका होगा e टू द पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n। उसके अगला रूट होगा e टू द पावर आयोटा 4 पाई अपॉन n। तुम्हें दिख रहा है ना? उसका अगला रूट होगा e टू द पावर आयोटा 6 पाई अपॉन n। ऐसे करते करते बेटा जो लास्ट वाला रूट आ जाएगा वो होगा e टू द पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n टाइम्स n-1। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये सारे के सारे जितने नंबर लिखे हैं, सारे के सारे जीपी में है। अगर आप n की जगह मान लो 3 डाल दोगे तो तुम्हें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा। अब से 3 डाल के देखो, पहला रूट 1 आएगा, दूसरा रूट e टू द पावर आयोटा 2 पाई/3 आएगा, जो कि अभी लास्ट वाले सवाल में भी हमने यूज किया था। ठीक है ना? और दूसरा रूट आपका आएगा e टू द पावर आयोटा 4 पाई/3 आएगा। समझे ना? तो ये सारे के सारे नंबर्स बच्चा nth रूट ऑफ यूनिटी कहलाते हैं। सारे के सारे nth रूट ऑफ यूनिटी का जो सम होता है 0 के बराबर होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम लिखा है सिंपली। कि फैक्टर थ्योरम क्या होता था कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा किसी इक्वेशन का एक रूट है तो x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर होगा। अगली जो चीज आती है कि बेटा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो बेटा सिंपली एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का ही नया तरीका है।
जैसे कोई पॉइंट x कॉमा वाई होता था कोऑर्डिनेट में, उसी को बेसिकली यहाँ पे हम x प्लस आयोटा वाई लिख दे रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसी चीज को हम लोग वेक्टर की दुनिया में पॉइंट x कॉमा वाई का पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट महज एक मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किसी पॉइंट के लोकेशन को, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली वेक्टर के फॉर्म में भी इस हिसाब से देखा जा सकता है। अब कैसे देखा जा सकता है? अब जैसे यहाँ पे जो पहली चीज लिखी है कि Z1 इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पोजीशन वेक्टर OP। ये बेटा P वाला पॉइंट है, ये इसका P वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। OP का जो पोजीशन वेक्टर है उसको Z1 लिखा जा रहा है। अब ऐसे मान लो एक Q वाला पॉइंट था और Q वाले पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है आपका OQ लिखा जा रहा है। अच्छा, वेक्टर की एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान होनी चाहिए कि कभी भी अगर हमें PQ वेक्टर लिखना है तो PQ वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट में मैं PV के तौर पे लिख रहा हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P लिखा जाता है। अब जैसे अगर मान लो हमें PQ वाला वेक्टर लिखना था तो Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो चुका है? Z2 हो चुका है। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो चुका है? Z1 हो चुका है। तो बेसिकली Z2 माइनस Z1 हो जाएगा। तो देखो पहली बात क्या होगी, जो वेक्टर में होता था एग्जैक्ट वही चीज चल रही है। P वाला पॉइंट था, O से P को हमने मिलाया और इसी OP को वेक्टर की दुनिया में हम लोग क्या बोलते थे? पोजीशन वेक्टर बोलते थे। Q वाला पॉइंट था, उसको ओरिजिन से मिलाया, इसी OQ को वेक्टर की दुनिया में हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते थे। PQ वेक्टर वेक्टर की दुनिया में ऐसे ही लिखते थे और वही तीन चीजें देखो यहाँ पे लिखी हैं। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर लोगे, अब जैसे आपको पता है कि OP वाला वेक्टर जो है Z1 के बराबर है, तो मॉड ऑफ Z1 जो होगा वो मॉड ऑफ OP के बराबर होगा। OP के मॉड का मतलब वेक्टर की दुनिया में क्या होता था? किसी वेक्टर का तुमने मॉड लगा दिया मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, उसका लेंथ निकाल रहे हो, समझे ना? तो अगर OP वाला वेक्टर Z1 के बराबर है तो मॉड ऑफ Z1 OP का लेंथ हो जाएगा, मॉड ऑफ Z2 OQ का लेंथ हो जाएगा और सिंपली अगर PQ वाला वेक्टर Z2 माइनस Z1 के बराबर है तो मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 का मतलब होगा PQ का लेंथ। ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए। अच्छा, इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे। जैसे मान लो आपने Z2 की जगह X2 प्लस आयोटा Y डाल दिया, Z1 की जगह आपने X1 प्लस आयोटा Y1 डाल दिया और जब आप इसका मॉड निकालोगे तो क्या बनेगा? अब जैसे मैं इस बात को देखता हूं कि इसका मान लो मैं मॉड निकाल रहा हूं, मान लो ये भाड़ में गया वेक्टर, मुझे नॉर्मल तरीके से देखना था। तो Z2 का मतलब बेटा मैंने क्या बोला कि X2 प्लस आयोटा Y2 हो चुका है। Z1 का मतलब बेटा X1 प्लस आयोटा Y1 हो चुका है, यस और नो? और इस वेक्टर का हमें मॉड निकालना है। रियल पार्ट क्या है? X1 माइनस X2, इमेजिनरी पार्ट क्या है? आयोटा इंटू Y2 माइनस Y1। इसका मॉड निकाल लो, तो इसका मॉड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर प्लस में आपका बनेगा Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर, यस और नो? और ये क्या होता है बच्चा? ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। दो पॉइंट्स के बीच का ये डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। तो ले देखिए, ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाने पे उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस आ जाता है। 100 की सीधी आपको एक ही बात याद रखनी है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाने पे उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच का डिस्टेंस आ जाता है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसके आधार पे कुछ कुछ मतलब एलिमेंट्री लोकस भी हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे मान लो अगर हमने बोला कि आप थोड़ी देर के लिए आप लोग नोटिस कीजिएगा, मान लो Z एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, Z1 मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू A, जहां पे A कोई रियल नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा? तो बेसिकली बेटा ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तुम पूछोगे सर ये कैसे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो उसका बेटा लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि जैसे मान लो आप एक सर्कल इमेजिन करो और यहां पे मान लीजिए एक जनरल पॉइंट Z था
और ये मान लीजिए सर्कल का सेंटर Z1 है। यहाँ पे बोला जा रहा है मॉड ऑफ Z माइनस Z1 हमेशा किसी कांस्टेंट a के बराबर होना चाहिए। और यही बेटा सर्कल की डेफिनेशन होती है कि कोई भी जनरल पॉइंट Z का अगर हम सेंटर से डिस्टेंस निकालते हैं, किसी भी जनरल पॉइंट Z का अगर हम सेंटर से डिस्टेंस निकालते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर आता है, और इसी कांस्टेंट को बच्चा हम रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो ये पहला एक बहुत ही कॉमन सा स्टैंडर्ड सा लोकस आ गया। एक मैं सेकंड चीज में और लिखता हूं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक Z2 मान लो मेरे को एक नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर था जो कि x2 प्लस आयोटा y2 के बराबर था। अब मान लो मैंने आपसे पूछा कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 जो है मॉड ऑफ Z माइनस Z2 के बराबर है, ये बताओ कौन सा लोकस होगा। तो भाई लॉजिक बहुत ही सिंपल है। Z वाला एक मूविंग कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 Z2 दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। तो यहां पे एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है कि Z का Z1 Z2 दोनों से डिस्टेंस होना चाहिए बराबर। अब एक बात सोचिए, मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट Z1 है, ये अपनी जगह पे फिक्स है, समझे ना। और मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट आपका Z2 है, ये भी बेटा अपनी जगह पे ये फिक्स्ड है। Z का Z1 से Z का Z2 से जो डिस्टेंस है वो बराबर है, यही सवाल में दिया है। अब आप एक बात इमेजिन कीजिएगा, इनको मिलाने वाली कोई एक लाइन होगी, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप थोड़ा सा दिमाग में अपने लाओ। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो मैंने व्हाइट वाली लाइन बनाई है वो Z1 और Z2 को जो जोड़ने वाली लाइन थी, जिसका नाम मैं PQ लाइन बोल देता हूं, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे बेटा कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे तो किसी भी पॉइंट का जो Z से डिस्टेंस होगा, Z1 से डिस्टेंस होगा, और किसी भी पॉइंट का जो Z2 से डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। मतलब इस वाले केस में Z कहां पे है, Z बेसिकली Z1 और Z2 को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। ये भी एक थोड़ा सा कॉमन टाइप का लोकस होता है या कॉमन टाइप का ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम होता है। तीसरा अगर मान लो मैंने आपसे पूछा, तीसरा मान लो मैंने आपसे पूछा कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2, ठीक है ना, ये मान लीजिए किसी कांस्टेंट C के बराबर है। ये मान लीजिए किसी कांस्टेंट C के बराबर है। तो बेटा इसमें जो सबसे कॉमन केस बनता है वो एलिप्स का केस बनता है। अब जिन लोगों को एलिप्स आता है उनके लिए से, बाकी बाकी लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि एक बार कोऑर्डिनेट को खत्म कर लो। तो एलिप्स का बेटा फंडा क्या होता है, एलिप्स का फंडा ये होता है कि अगर मान लो ये कोई भी आपका अगर ये एलिप्स है, ठीक है ना, और इस एलिप्स का कोई भी फोकस Z1 है और ये दूसरा फोकस आपका Z2 के बराबर है, तो एलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आप Z लेते हो तो Z का जो Z1 से डिस्टेंस लोगे, Z का जो Z2 से डिस्टेंस लोगे, अच्छा वो डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। ये एलिप्स की सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है कि एलिप्स के ऊपर किसी भी पॉइंट को अगर आप लेते हो तो जो सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस का मतलब उस पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस निकाल के आपको सम करना है। तो एलिप्स के ऊपर किसी भी पॉइंट का जो सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस होता है वो बच्चा हर हालत में कांस्टेंट होता है। तो अगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। इस पॉइंट को हमने P ले लिया, Z को हमने P मान लिया, इसको मान लो तुमने S1 बोल दिया, पहले फोकस का कोऑर्डिनेट है, इसको तुमने S2 बोल दिया, दूसरे फोकस का कोऑर्डिनेट है। तो बच्चा अगर एग्जाम में कोई भी सवाल आता है तुम्हें सोचना क्या है कि पहला वाला PS1 लिखा हुआ है, जनरल पॉइंट का पहले वाले फोकस से डिस्टेंस लिखा हुआ है, दूसरा वाला बेटा PS2 लिखा हुआ है, जनरल वाले पॉइंट का दूसरे फोकस से डिस्टेंस लिखा है। और एलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है कि इन दोनों डिस्टेंस का जो सम होना चाहिए वो हमेशा 2a के बराबर होना चाहिए, जहां पे 2a को हम लोग बोलते थे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट C दिया होगा उसको आप 2a के बराबर करोगे, एलिप्स वगैरह की इक्वेशन को इस हिसाब से निकाला जा सकता है। ऐसे इसी में एक चौथा बहुत कॉमन टाइप की चीज आती है जिसको हाइपरबोला कई बार बोलते हैं। हाइपरबोलम क्या होता है कि भाई हाइपरबोला की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि PS1 माइनस PS2 का जो मॉड होता है वो बेसिकली 2a के बराबर होता है।
मतलब किसी भी पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस का डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। तो मान लो यही सेम सवाल था, बट यहाँ पे अगर प्लस के बजाय माइनस लिखा होता तो वो वाला लोकस आपका हाइपरबोला पे चला जाता। अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हारा नेट नहीं खराब हुआ है तो कैसी चल रही है पढ़ाई? मजा आ रहा है? देखो, अक्सर प्रिपरेशन की दिशा जब नहीं पता हो, एक मिनट नालायक, वो वाली दिशा नहीं, ये वाली दिशा, डायरेक्शन। जब प्रिपरेशन की दिशा नहीं पता हो तो अक्सर नींद आती है, उबासियां आती हैं, समझ नहीं आता कि कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बच्चों के लिए हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूं जिससे उन्हें उनका लक्ष्य दिखता रहे। एकलव्य टेस्ट सीरीज इसी कोशिश की एक पहल है। एकलव्य टेस्ट सीरीज में मैंने अपने सालों के तजुर्बे से पूरे रिसर्च करके ऐसे टेस्ट पेपर्स बनाए हैं जिससे कि बच्चे को हर वक्त ये पता चलता रहे कि वो कितने पानी में है और अपने लक्ष्य के कितने करीब है। पहले आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाने के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट। बीच बीच में छोटे छोटे यूनिट टेस्ट भी रहेंगे जो 2-3 चैप्टर्स को मिलाकर पूछे जाएंगे। तो ये सारी मशक्कत क्यों कर रहा हूं मैं? इसलिए कर रहा हूं भाई कि आपकी दिशा सही रहे, वो वाली नहीं, ये वाली। और इस दिशा में आपको हर वक्त ये पता चलता रहे कि आपकी तैयारी सही हो रही है या नहीं, और किस दिशा में आपको और मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आपको बड़े डिटेल्ड रिपोर्ट्स मिलते हैं कि आप कहां कमजोर हैं, कहां मेहनत और करनी है, और ऐसे ही हजारों चीजें जिससे कि आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। तो भाई एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाते चलिए और हरि के गुण नहीं हर्ष बाबा के गुण गाते चलिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाइपरबोला में 2a को हम लोग क्या बोलते हैं? 2a को बेसिकली लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। अच्छा बेटा, एक बात आपको और ध्यान होनी चाहिए, कभी भी इसका कोई भी सवाल आता है और अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट अगर तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो उस केस में सबसे बेहतर टेक्निक होती है आप p की जगह x प्लस आयोटा वाई मान के सवाल को सॉल्व कर दो। जैसे मान लो सवाल आया, ऐसे आया कि रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये बताओ क्या लोकस है। ऐसे कुछ भी आ गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1 अपॉन 3, ऐसा कुछ आ गया। तो बेटा अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है जब तुम्हें कुछ नहीं क्लिक हो रहा है तो तुम्हें ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं, तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम्हें z की जगह x प्लस आयोटा वाई रख के सॉल्व करना है। जैसे अगर मान लो पहले वाले प्रश्न की मैं बात करता हूं, तो हमने z की जगह यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई रख दिया। तो सवाल में बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि रियल पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर जो होना चाहिए वो बेसिकली 2 के बराबर होना चाहिए। मतलब ये आपका हो गया रियल पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर कितना होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 2। अब इसका रियल पार्ट 2 के बराबर है, आयोटा के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट इक्वल टू 2 का मतलब ये लोकस आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जो कि आगे चल के आप लोग पढ़ोगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। अब जैसे अगला वाला सवाल दिखने में तो बड़ा अजीबोगरीब दिख रहा है, बट आप बेटा ये बेसिकली किसका सवाल है? ये एक स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, कैसे? एलएचएस वाला कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो। एलएचएस में भी हमने z की जगह x प्लस आयोटा वाई डाला, आरएचएस में भी डाल दिया। तो एलएचएस में क्या लिखा है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z, 2z का मतलब 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 अपॉन 5, imaginary part of this complex number is equal to real part of the complex number x plus iota y minus 1 divided by 3। imaginary part क्या होता है? आयोटा का कोफिशिएंट होता है। अब यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट कितना आता है? 2y अपॉन 5। तो एलएचएस का मतलब हो गया 2y अपॉन 5। आरएचएस की बात करते हैं, रियल पार्ट यहाँ पे क्या होगा? x माइनस 1 होगा, x माइनस 1 अपॉन 3। अभी आपको साफ साफ पता लग रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है। तो लोकस का कोई भी सवाल आता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है तो z की जगह x प्लस आयोटा वाई रख के हमेशा सॉल्व कर सकते थे। इनफैक्ट पिछली वाली स्लाइड में भी अगर यहाँ पे आप z की जगह x प्लस आयोटा वाई रखो, z1 की जगह x1 प्लस आयोटा y1 रखो,
तो आपको दिख जाएगा कि एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर Z1 पे है और रेडियस a के बराबर है। इसमें भी आप z की जगह x प्लस आयोटा y, z1 की जगह x1 प्लस आयोटा y, z2 की जगह x2 प्लस आयोटा y, ये सारी चीजें जब आप रख के देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये लोकस को सॉल्व करने पे एक लाइन आता है और वो लाइन बेसिकली z1 और z2 को ज्वाइन करने वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होता है। ठीक है ना? तो अभी जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ा उनको यहाँ पे भाई थोड़ी सी डिफिकल्टी ऑब्वियसली बातें हो सकती है। अब जैसे मान लो ये सवाल जेई का आया हुआ सवाल, अब जिन्होंने कोऑर्डिनेट पढ़ा वही इन सब सवालों को लगाएंगे। इसको मैं तुम्हें होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं। तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, तुम्हें z की जगह x प्लस आयोटा y डालना है और सॉल्व करना है। उसके बाद तुम्हें एक सर्कल दिख जाएगा, उस सर्कल का जो भी रेडियस सेंटर जो भी पूछा जाएगा सब कुछ हो जाएगा। बात समझे ना? तो कहने का सेंस क्या है कि बेटा ये सब चीजें हमें थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। अगर अभी नहीं पता है तो बाद में ऑब्वियसली पता लग जाएगा। अब जैसे जेईई मेन 2026 का तुम देखो, जस्ट मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। पहला वाला हमें पता लग गया एक सर्कल है। भाई क्या लिखा है, मॉड ऑफ z माइनस 4 प्लस 8 आयोटा रूट 10 के बराबर है। तो तुम्हें पहला वाला पता लग गया एक सर्कल है जिसका सेंटर है 4,8, रेडियस रूट 10 के बराबर है। अच्छा बताओ दूसरा वाला क्या है? बताइए भाई दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला बेटा एक इलिप्स है। दूसरा वाला एक इलिप्स है। अब तुम देखो, मैं तुम्हें दोनों चीजों को मैं दिखाता हूं एक बार, जस्ट थोड़ा सा नोटिस कर लो कि चीजें कैसे कैसे आती हैं। बाद में भले हम इन सब सवालों को कोऑर्डिनेट पढ़ने के बाद में करेंगे तो भी चलेगा, फिर भी एक आइडिया होना चाहिए। 4,8 सर्कल का सेंटर है, सर्कल का जो रेडियस है रूट 10 के बराबर है। ये पहला वाला हो गया जो कि साफ साफ दिख रहा था। अब दूसरा वाला एलिप्स कैसे हमें दिखता है? ठीक है ना? हमने बोल दिया कि मान लो कुछ भी ऐसा था, मैंने बोला z का 3,5 से डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे बेटा एक पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट 3,5 होगा। z का 5,11 से डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट 5,11 होगा। z का इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है। z का इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है। तो बॉटम लाइन इस एलिप्स का एक फोकस ये वाला पॉइंट है, दूसरा फोकस आपका ये वाला पॉइंट है, और ये जो 4 रूट यहाँ पे जो लिखा हुआ है 4 रूट 5, ये बेसिकली एलिप्स के मेजर एक्सिस का लेंथ है। तो एक बार जब आप लोग एलिप्स को पढ़ लेना तो ये सब एलिप्स को प्लॉट करना आ जाएगा। अब जैसे दोनों एलिप्स को निकाला और दोनों एलिप्स को निकाल के भाई देख लिया कि भाई उन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ रहा था। अब दोनों एलिप्स को निकाल के उनको प्लॉट कर लिया और देख लिया कि भाई उनके यहाँ पे 2 इंटरसेक्शंस आ रहे थे। तो इन सब टाइप के सवालों को आइडियली हमें तभी करना चाहिए जब हमें कोऑर्डिनेट का थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत हमें बेसिक लेवल पे आइडिया हो। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अगला टॉपिक बेटा अपना आता है रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग कॉर्नीज मेथड भी बोलते हैं। टॉपिक देखा जाए तो टेक्निकली बहुत आसान है और इसका बस एक ही जो इंपॉर्टेंट यूसेज है वो हमें पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा डिग्री रोटेट करके Z2 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया गया है। तुम्हें Z1 Z2 में रिलेशन लिखना है। तो बेटा देख लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि मान लो Z1 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से अल्फा एंगल बना रहा था x एक्सिस के साथ, Z1 का मॉडुलस r के बराबर है। तो Z1 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या लिख सकते हो कि भाई r इसका मॉडुलस है और इसका आर्गुमेंट अल्फा के बराबर है। तो r टाइम्स e टू द पावर आयोटा अल्फा, ये Z1 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हो। Z2 की बात करते हैं, ये टोटल एंगल आपका अल्फा प्लस थीटा है। तो अल्फा प्लस थीटा टोटल एंगल होने का मतलब क्या होगा, Z2 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जा सकता है r टाइम्स e टू द पावर आयोटा अल्फा प्लस थीटा। अब Z2 पे थोड़ा सा फोकस करो। Z1 तुम्हें दिया था, Z2 तुम्हें निकालना था और Z2 की वैल्यू को तुम्हें Z1 के फॉर्म में ही निकालना है। तो Z2 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों हम लोगों ने लिखा दिस विल बी r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इनटू में क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर आयोटा अल्फा लिख सकते हैं। अब देखो ना गुणा में पावर ऐड हो जाएगा और r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा किसके बराबर है, वो बेसिकली Z1 के बराबर था। तो Z1 इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा आपका आंसर आ गया। मतलब अगर Z1 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, Z2 वाला तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर बताना था,
Z2 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑब्टेन करने के लिए तुमने अगर Z1 को थीटा डिग्री रोटेट किया है तो सिंपली Z1 को तुम्हें e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तुम्हें क्या याद रखना है कि Z1 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम e टू द पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया है Z2, वो Z2 आपका जो होता है वो वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो Z1 को थीटा डिग्री रोटेट करने पे मिलता है। तो देखो अब यहां पे एक बात और नोटिस करनी है कि जो रोटेशन हो रहा है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। यही रोटेशन अगर क्लॉकवाइज होता, मान लो Z1 को हम क्लॉकवाइज थीटा डिग्री रोटेट कर देते और तुमसे बोला जाता Z2 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बता दो, तो e की पावर प्लस आयोटा थीटा के बजाय मैं e की पावर माइनस आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करता। समझे ना? जैसे मैं एक छोटी सी बात में आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूं कि जैसे मान लीजिए कभी एग्जाम में आपको सिचुएशन आई, मान लीजिए कभी एग्जाम में आपको सिचुएशन आती है जब बोला जाता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो आपको Z1 दिया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए आपको यहाँ पे Z1 दिया है, लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट आपको कुछ भी दिया था 2,4 दिया था, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको 2 + 4 आयोटा दिया था, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात समझ में आती है? अब बोला जाता है कि इसको यहां से तुमने मिलाया, अब ये ओपी वाला वेक्टर आ गया या ओपी वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, कुछ भी बोलो। अब ओपी वाली लाइन को मान लो तुम रोटेट कर रहे हो, ओपी वाली लाइन को रोटेट कर, मान लो आपसे बोला कि ओपी वाली लाइन को हमने 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो ओपी वाली लाइन को बेटा जब आप 90 डिग्री रोटेट करोगे तो आपको करीब करीब एक ऐसी टाइप की लाइन मिल जाएगी। तो ओपी वाली लाइन को 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ओक्यू पे आप पहुंचे। अब मान लीजिए आपसे क्यू का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है कि क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो, और क्यू पॉइंट जो है बेसिकली ओपी वाली को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने पे आ रहा है। तो तुम्हें बुद्धि कुछ ज्यादा नहीं लगानी है, तुम्हें ये लगाना है कि भाई जो OQ वाला मान लो Z2 था, तो Z2 की जो वैल्यू यहां पे होगी, मैं इधर लिख देता हूं, Z2 की जो वैल्यू यहां पे होगी वो बेसिकली Z1 इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा के बराबर होगी। अब डेटा को एक बार फीड करते हैं, Z2 हमें निकालना था, Z1 बच्चा हमें ऑलरेडी पता है, Z1 हमें क्या पता है कि 2 + 4 आयोटा के बराबर है, इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा कितना है, अल्फा वो अमाउंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है यहाँ पे जो कि 90 डिग्री है, तो ई टू द पावर आयोटा π/2 आ जाता है। मतलब जो Z2 की वैल्यू आती है वो आती है 2 + 4 आयोटा, और ये कितना होता है कॉस ऑफ, आइलर्स की आइडेंटिटी लगा दो, कॉस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री होता है, कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो Z2 की वैल्यू कितनी आती, दिस विल बी इक्वल टू 2 + 4 आयोटा, cos 90 0 sin 90 1, मतलब ये आयोटा ही हो गया। आयोटा को अंदर लेके चले आओ तो Z2 की वैल्यू आती है 2 टाइम्स आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर, यानी Z2 कितना आता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -4 + 2 आयोटा के बराबर आता है। तो अगर तुमसे Z2 का कोऑर्डिनेट पूछा जाता, अब यहाँ पे मैं आंसर को लिखता हूं, अगर तुमसे Z2 का कोऑर्डिनेट पूछा जाता तो Z2 का कोऑर्डिनेट हो जाता -4,2, Z2 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाता, -4,2। मान लो एग्जाम में एक दूसरा सवाल आया, यही ओपी वाला है, इस ओपी वाले को इस बार हम 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, मान लो इस ओपी वाले को मान लो हम 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, तो ओपी वाले को 60 डिग्री इस बार हम रोटेट कर रहे हैं, लेट्स से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओपी वाले को आपने 60 डिग्री रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप मान लीजिए OR पे पहुंच गए, OR मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 के बराबर है, आपसे पूछा जाएगा कि Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर बता दो। तो इसमें बेटा हमें करना क्या होता है, हमें Z3 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, यस और नो। तो आप बोलोगे कि Z3 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू, ये जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर था 2 + 4 आयोटा, उसी को रोटेट किया जा रहा है। इस बार रोटेशन का अमाउंट है 60 डिग्री, और रोटेशन जो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। तो बेटा देख, ई टू द पावर आयोटा अल्फा तुम अपने दिमाग में हमेशा रखना है, ई टू द पावर आयोटा अल्फा तुम्हें अपने दिमाग में रखना है
यदि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो अल्फा की जगह पॉजिटिव में वो एंगल डालोगे, रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो अल्फा की जगह आप निगेटिव में वो एंगल डालोगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 + 4 आयोटा इंटू ई टू द पावर आयोटा निगेटिव ऑफ π/3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लीकेशन वाली बात बनती है कि भाई 2 + 4 आयोटा लिखा है, फिर से आइलर्स की आइडेंटिटी लगाओ तो ये बनेगा cos ऑफ -π/3 ई की पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है। तो वही चीज बेटा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। फाइनल आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई 2 + 4 आयोटा यूं ही रह गया, इसकी वैल्यू को हम लोग लिखते हैं cos ऑफ नेगेटिव π/3 का मतलब क्या होता है cos पॉजिटिव π/3 होता है, cos ऑफ 60 बच्चा आपका हाफ के बराबर होता है, साइन ऑफ -60 कितना होता है √3/2 होता है, तो माइनस आयोटा इंटू √3/2 के बराबर आ गया। ठीक है, अब इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जो बेसिकली रियल वाला पार्ट होगा वो आपका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जो इमेजिनरी वाला पार्ट होगा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के पहले एक छोटा सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं कि जैसे यहाँ वाला 2 यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। तो ये बनेगा 1 + 2 आयोटा, जब इसको हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया, और ये आपका लास्ट में कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 - आयोटा √3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, रियल वाला पार्ट पहले पता लगाते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 2 आयोटा को बेटा यहां से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये बनेगा पहली बात तो एक माइनस ऑलरेडी लिखा है, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 + 2 √3 ओवरऑल रियल वाला पार्ट आ गया। आयोटा का कोएफिशिएंट देख लो, आयोटा का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 2 आयोटा इंटू 1, मतलब आयोटा का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 के बराबर आ रहा है और -√3 आ रहा है। बात समझ में आती है 2 माइनस। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे तुम्हें समझ में आती है कि जो r वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, इंटरेस्टिंग बातें मैं बताता हूँ, r वाले पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 1 + 2 √3 निकल के आ रहा है, उसके बारे में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। y कोऑर्डिनेट आ रहा है 2 - √3, y कोऑर्डिनेट 2 - √3 आने का मतलब क्या है कि y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आ रहा है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक्चुअल में जब हमने इसको 60 डिग्री रोटेट किया था तो ये जो r वाला पॉइंट है ये तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं गया था, ये पहले क्वाड्रेंट में ही रह गया था, ये पहले क्वाड्रेंट में ही रह गया था, चूंकि बेटा x और y दोनों पॉजिटिव आता है। 2 - √3 एक पॉजिटिव नंबर है, √3 की रफ वैल्यू 1.73 के आसपास होती है। अच्छा सर ये कैसे हुआ, इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है बेटा, ये जो OP वाली लाइन है, मैंने आपसे पूछा x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो आपका जवाब आएगा सर tan थीटा = 4/2 होगा, मतलब tan थीटा = 2 आ रहा है। अब थोड़ा सा सोचिएगा, tan थीटा अगर √3 के बराबर होता तो थीटा 60 डिग्री के बराबर आता, हाँ या ना? tan थीटा अगर √3 के बराबर होता तो थीटा 60 डिग्री आता। अब 2 जो है वो √3 से बड़ा नंबर है, तो अगर tan थीटा 2 के बराबर है, जो कि ऑब्वियस सी बात है √3 से बड़ा नंबर है, तो थीटा बेटा 60 डिग्री से ज्यादा आएगा, तो मतलब ये ओपी वाली लाइन इटसेल्फ 60 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रही थी। अब जब इसको मैं 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो किसी भी कीमत पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं पहुंच सकती, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर ने हमें बता भी दी। तो ये बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रोटेशन वाला पार्ट है उसकी वो यूटिलिटी है। तो इसके साथ बेटा देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो जो इंपॉर्टेंट सारे के सारे कंसेप्ट्स को हम लोगों ने कवर किया। जो इसका ज्योमेट्री वाला पार्ट है वो उस पे हमने ज्यादा क्वेश्चंस क्यों नहीं लगाए, क्योंकि उसको कराने का मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेट है उसकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो अभी मुझे फिर भी मैंने इंट्रोडक्टरी लेवल पे इतना बता दिया कि ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम भी अगर आपको बेसिक लेवल पे इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला की नॉलेज है तो उतना बता दिया कि उतने से आप ज्योमेट्री वाले सवाल लगा ले जाओगे। बट अगर आपको उसकी बेसिक लेवल पे भी नॉलेज नहीं है तो आइडियली आपको कोऑर्डिनेट के कुछ पोर्शन को कवर करने के बाद उसको करना चाहिए। बात समझे ना? और बाकी सारे कंसेप्ट को हमने मतलब काफी डिटेल में किया है। रोटेशन थ्योरम तक मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जितना तक IIT JEE मेन
या IIT JEE एडवांस में आपका उपयोग होता है, ठीक है ना। बट इसमें देखो सबसे ज्यादा वक्त हमने दिया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे, और सबसे ज्यादा वक्त देने के पहले बोला भी था कि भाई इसका सवाल तुम्हें मैक्सिमम टाइम दिखेगा, और इसका सवाल सबसे इजी किल सवाल होता है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत भी आप सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हो तो भाई एक बहुत, मैं बोलूंगा मुश्किल सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे बच्चों हमने 4 लेक्चर में कवर किया है। और इसके पहले हम लोग सेट को कवर कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर कर चुके हैं, बाकी आने वाले ट्रिग्नोमेट्री को कवर कर चुके हैं। देखो बेसिक लेवल के भी सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, और आने वाले चैप्टर्स को भी हम इसी हिसाब से करेंगे कि कम से कम वक्त में आपकी ज्यादा से ज्यादा आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाए, ज्यादा से ज्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख पाएं, और इन सेशन का आपको भरपूर फायदा मिले। भविष्य वाले सेशन में मैं उम्मीद करूंगा कि आपको और भी फायदा मिलेगा, इसीलिए सारा बच्चा देखो चैनल पे सब्सक्राइब रहेगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब वाला बटन